Hello everyone, this is the another video of Statistics for Economics, Chapter 3 Collection of Data and Video 6. This is the last video of this chapter because this chapter is lengthy. So this is the sixth part of this chapter. Chapter name is Collection of Data. And in this video, we cover two remaining topics of Census of India and other topic is NSSO, National Sample Survey Organization. Okay, and some important questions, objective types also cover in this video. Okay students, so this video is very useful for you because these two topics is most important topic. That's why Census of India and NSSO, National Sample Survey Organization is important topic, most important topic of this chapter. Okay, आइए शुरू करते हैं. We discuss about the census in previous videos many times. हम previous videos में census को कई बार डिस्कस कर चुके हैं. Qualities, advantage, disadvantage and the procedure of census, each and everything we discussed in previous videos. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेंसस क्या होता है, कब शुरू हुआ, व्हेन स्टार्ट द सेंसस एंड व्हाट्स द यूज़ ऑफ सेंसस. ओके, सो सेंसस ऑफ इंडिया की बात करें तो सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द मोस्ट कंप्लीट एंड कॉन्टिनेंट्स डेमोग्राफिक रिकॉर्ड पॉपुलेशंस. मैं आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि सेंसस में हम जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो कम्प्लीटली कलेक्ट करते हैं, वाइड लेवल पे कलेक्ट करते हैं और कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेंसस. सो इसका मोस्ट पॉपुलर प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि पॉपुलेशन काउंटिंग, जो आपकी जनगणना होती है बाय द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट. सो दिस इज़ द मोस्ट सूटेबल एग्जांपल ऑफ सेंसस, क्योंकि उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है अबाउट द पॉपुलेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन भी वहाँ पे कलेक्ट की जाती हैं. सो द सेंसस इज़ बीइंग रेगुलरली कंडक्टेड एवरी 10 years सिंस 1881. मीन्स सेंसस इंडिया में 1881 से शुरू हुआ था एंड आफ्टर डैट एवरी 10 year ये कंडक्ट होता रहा, बीच में कभी ब्रेक नहीं हुआ. यानी कि हर 10 साल बाद सेंसस की प्रोसीजर शुरू होती है. सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस 1881 लास्ट सेंसस इंडिया में कंडक्ट हुआ था 2011 में. ओके, सो नाउ अपकमिंग सेंसस कंडक्टेड इन ईयर 2021. ओके, सो अपकमिंग सेंसस conducted by the government 2021. Okay students, listen, basically in India have three departments under government taking. First of all, Home Affairs, Grih Mantralay. Second one is Finance Ministry, Vitt Mantralay. और थर्ड वन is रक्षा मंत्रालय. ठीक है. सो ये जो सेंसस की प्रोसीजर है वो आपका होम अफेयर्स में, होम मिनिस्ट्री में आती है. ओके, थर्ड वन आपका जो था वो रक्षा मंत्रालय है. इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज हेल्ड इन 1951. अकॉर्डिंग टू दिस यू क्लियरली सी दिस सेंसस कंडक्टेड आफ्टर एवरी 10 years, यानी कि सेंसस हर 10 साल बाद कंडक्ट होता है एंड स्टार्ट 1881. ओके, स्टार्ट 1881. अकॉर्डिंग टू दिस आवर कंट्री इज इंडिपेंडेंट इन 1947 एंड अकॉर्डिंग टू दिस 1881 द कमिंग सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस इज कंडक्टेड इन ईयर 1951. ओके, इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था. उसके बाद जो आपका फर्स्ट सेंसस कंडक्ट हुआ वो 1951 में कंडक्ट हुआ था. ओके, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द सेंसस रेस्ट्स with the office of the registrar general and census commissioner India under Ministry of Home Affairs.
जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि 3 अफेयर्स होते हैं अपने यहाँ, होम अफेयर्स गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री वित्त मंत्रालय, एंड डिफेंस रक्षा मंत्रालय। ओके, सो ये आपकी प्रोसीजर आपका होम मिनिस्ट्री में आती है। सो बात करते हैं इसकी, ये जो आता है होम मिनिस्ट्री में आता है, और इसकी जो प्रोसीजर है होम मिनिस्टर देखते हैं। द सेंसस कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन सच एज द साइज, डेंसिटी, जेंडर रेशियो, लिटरेसी, माइग्रेशन, रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मीन्स दोज टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट डेट टाइम। कुछ टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं उस टाइम पे उनका भी सेंसस में इंक्लूड कर दिया जाता है, उनकी भी इंफॉर्मेशन सेंसस के थ्रू हमसे कलेक्ट करवाई जाती है, हमसे इन द सेंस सर्वेयर से। ओके, आप पूछेंगे सर वो कौन से टॉपिक हो सकते हैं, कि पॉपुलेशन की बात हो गई, पॉपुलेशन की काउंटिंग करा ली जाती है, देन उसके बाद डेंसिटी भी उसमें आ जाता है, जेंडर रेशियो, पॉपुलेशन की जब काउंटिंग होगी तो उससे जेंडर रेशियो आ जाएगा, लिटरेसी की टॉपिक रख दिया जाता है, पूछ लिया जाता है सेंसस के टाइम पे ही, जनगणना के टाइम पे, डोर टू डोर, होम टू होम, कि आपके यहाँ लोग कितने पढ़े हुए हैं और उनके पास ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या सेकेंडरी हैं, या हायर सेकेंडरी हैं, या इलिटरेट हैं। ओके, माइग्रेशन की इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है, रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन की भी वहाँ पे बात कर ली जाती है। अब आप बोलेंगे वो और कौन से टॉपिक हैं जो आपने एक्सेट्रा में लिख दिए हैं। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जैसे अभी गवर्नमेंट को सेंसस के साथ में इंफॉर्मेशन पूछनी है कि कितने लोगों के घर में बिजली कनेक्शन है, लाइट कनेक्शन है, तो वहाँ पर भी वो पूछा जा सकता है कि आपके घर में लाइट कनेक्शन है या नहीं है, आपके घर में एलपीजी का कनेक्शन है या नहीं है, आप गैस पे खाना बनाते हैं या चूल्हे पे खाना बनाते हैं, या आपके घर में पक्के कमरे कितने हैं, कच्चे कमरे कितने हैं, या सारे कच्चे कमरे हैं, मतलब छप्पड़ वाले मकान हैं, मड हाउसेज हैं आपके यहाँ। ओके, या कंक्रीट की हाउसेज हैं, मतलब रूम्स हैं, वाट एवर। सो वाटर फैसिलिटी है या नहीं है। सो दिस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन गवर्नमेंट को अगर लग रहा है, गवर्नमेंट महसूस कर रही है कि इनकी इन्फॉर्मेशन भी हमें चाहिए, सो देन ऐड इन सेंसस। ओके स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं। सेंसस इन इंडिया is not merely is a statistical operation. The data is interpreted and analyzed in an interesting manner। यानी कि जो सेंसस ऑफ इंडिया में जो सेंसस में डेटा कलेक्ट किया जाता है पॉपुलेशन का, उस पर स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन होते हैं। मीन्स जेंडर रेशियो फाइंड किया जाता है कि कितना जेंडर रेशियो है किस किस एरिया में, क्योंकि जेंडर रेशियो इज़ नॉट सेम इन ऑल एरियाज़। इट मे बी डिफरेंट बाय द डिफरेंट एरिया, या बाय द रूरल अर्बन सेक्टर्स, या बाय द कम्युनिटी या रिलीजन। यानी कि जेंडर रेशियो अलग अलग हो सकता है एरिया वाइज, रूरल अर्बन एरिया वाइज, या कह सकते हैं जोग्राफिकल एरिया वाइज, या जेंडर कम्युनिटी वाइज, यानी कि रिलीजन वाइज, धर्म वाइज भी ये अलग अलग हो सकता है जेंडर रेशियो। ओके, द डेटा इज़ इंटरप्रेटेड एंड एनालाइज इन इंटरेस्टिंग मैनर। इस डेटा को बहुत इंटरेस्टिंग मैनर में इंटरप्रेट किया जाता है। वहाँ पे स्टैटिस्टिकल टूल जो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किए थे, प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किए थे, वो स्टैटिस्टिकल टूल भी वहाँ अप्लाई किए जाते हैं। ओके, द मोस्ट रिसेंट सेंसस ऑफ इंडिया वॉज परफॉर्म इन 2011। यस, जो बहुत बढ़िया सेंसस रहा, सबसे अच्छा सेंसस रहा, 2011 में परफॉर्म हुआ था। और ये मतलब मोस्ट रिसेंट भी है, क्योंकि हमारे अभी पूछा जाए कि जस्ट पहले का सेंसस कौन सा था, जस्ट लास्ट का सेंसस, तो आप क्या बोलेंगे 2011 का। ठीक है, अब तक जो सेंसस होते रहे थे वो पेन पेपर की हेल्प से हुए थे, बट इस बार गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि सेंसस को डिजिटली किया जाए। और जो सर्वेयर्स हैं इसमें मोस्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की हेल्प ली जाती है, लाइक एज गवर्नमेंट टीचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उनको टैबलेट प्रोवाइड किया जाए, टैबलेट की हेल्प से सेंसस को कंडक्ट किया जाए। इससे क्या होगा, एक्यूरेसी भी होगी और फास्ट भी होगा। ओके, सो अभी ऐसा चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। इट वॉज द 15th सेंसस इन, ये मिसप्रिंट हो गया है, मतलब गलत टाइप हो गया है। इट वॉज द 15th सेंसस इन अनब्रोकन सीरीज एंड द 17th आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947। यानी कि
ये 15वां सेंसस था और सेंसस अभी तक, सेंसस की जो चेन अभी तक ब्रेक नहीं हुई है। कंडक्ट एवरी 10 ईयर फ्रॉम 1881, सिंस 1881, यानी कि 1881 से 1881 से लगातार चल रहा है। और 2011 में सेंसस हुआ था, वो 15वां सेंसस था। और इंडिपेंडेंस के बाद 7वां सेंसस था, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस 1951 में सेंसस हुआ था। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना है टॉपिक, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आते हैं इंटरेस्टिंग, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए सेंसस और एनएसएसओ के बारे में डीप। ओके, ये है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिफरेंट टाइप के सर्वेज जो होते हैं उनके डेटास को कलेक्ट करने का वर्क होता है इनका, और उस पर एनालाइज करने का वर्क होता है। नेशनल सैंपल सर्वे एनएसएस वाज सेटअप इन 1950 ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल इनकम कमेटी, यानी कि इसका नाम उस वक्त एनएसएस था, नेशनल सैंपल सर्वे। 1950 में इस्टेब्लिश हुआ, और जो कमेटी थी वो थी आपकी नेशनल इनकम कमेटी की रिकमेंडेशंस पे। ठीक है, उस वक्त चेयरपर्सन थे पीसी महालनोबिस। ठीक है, जो इसके थे महालनोबिस, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस थे। इसका जो बेसिक एम है वो है लार्ज गैप को फिलअप करना, वॉज टू फिलअप लार्ज गैप्स इन स्टैटिस्टिकल डेटा और कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, स्पेशली इन रेस्पेक्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड हाउस होल्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन सबको कलेक्ट करना और जो उनके बीच में लार्ज गैप है एग्रीगेट्स इनकम में, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के बीच में उनको फिलअप करना। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एज मीन्स जो आपका एनएसएस था, नेशनल सैंपल सर्वे, 1950 में एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, और इसका जो नाम एनएसएस चेंज करके रखा गया वो 1970 में चेंज किया गया। लिखा हुआ एनएसएस वाज एन ऑर्गेनाइज्ड, जब ये ऑर्गेनाइज्ड हुआ, ऑर्गेनाइजेशन बना, वो 1970 में बना, मार्च में। ओके, इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, कंडक्टिंग रेगुलर सोशियो इकोनॉमिक सर्वेज, यानी कि ये डिफरेंट टाइप के सर्वे रेगुलरली कंडक्ट करता रहता है। केवल पॉपुलेशन की सर्वे नहीं करता, जैसे पॉवर्टी का, एग्रीकल्चर सेक्टर में, या डिफरेंस बिटवीन टू सेक्टर्स के डिफरेंस के बारे में, रूरल अर्बन एरियाज़ के लाइवलीहुड के बारे में, या मेडिकल सर्वे, हाउ मैनी पर्सन्स आर सफर्ड या इंजर्ड बाय अ स्पेशल डिसीज़ लाइक डेट पोलियो। तो ये सारे डेटा अपने पास कलेक्ट करते हैं और टाइम टू टाइम वो पब्लिश करते रहते हैं, अकॉर्डिंग टू डिमांड या अकॉर्डिंग टू नीड। गवर्नमेंट इनसे डेटा को कलेक्ट करती रहती है, उससे यूज़ करती रहती है। एक डेटा कई सारी जगह कलेक्ट यूज हो सकता है, जैसे अपने देश में कितने, हाउ मेनी पर्सन्स आर सफर्स फ्रॉम पोलियो, दिस डेटा इज रिकॉर्डेड बाय द एनएसएसओ। इवन देन इन प्रेजेंट effective situation by COVID-19, such types of information about the patient, recovered patient and died patients, information collected by the survey companies and final information submitted through organization। okay, so बहुत तरीके के सर्वे होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के सर्वे होते हैं जो ये कंडक्ट कराते रहते हैं। एनएसएसओ प्रोवाइड्स पीरियोडिक एस्टीमेट्स ऑफ लिटरेसी, ऑब्वियसली लिटरेसी का भी सर्वे होता है, ये एस्टीमेट्स प्रोवाइड कराते हैं, कितने लोग लिटरेट हैं, इलिटरेट हैं, हायर एजुकेशन, ओके, एंड एक्सेट्रा। स्कूल एनरोलमेंट का ये लोग सर्वे कराते हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर एनरोल इन स्कूल्स एंड हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर इन इंडिया, यानी कि इंडिया में कितने चिल्ड्रंस हैं इस एज ग्रुप के जिनको कि स्कूल में एनरोल होना चाहिए, वो हैं या नहीं है। तो यानी कि जो बच्चे एनरोल नहीं हैं इसका मतलब वो नहीं पढ़ रहे हैं। सो इस टाइप के सर्वे कंडक्ट कराते रहते हैं। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेज, तो बहुत तरीके के सेक्टर्स हैं जहाँ कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ पूछना है तो सब एनएसएसओ के पास डेटा रहता है। मोरबिडिटी, मैटरनिटी मतलब मातृत्व, चाइल्ड केयर, है ना,
कुछ कोई बीमारी है जो छोटे बच्चों को है तो कितने एज ग्रुप के बच्चों को है, किस एरिया में ज़्यादा है वो बीमारी, कि फिर उस पर एनालाइज होता है स्टैटिस्टिकल टूल के अकॉर्डिंग क्यों है, कैसे कवर अप हो पाएगी, है ना। यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब गवर्नमेंट जो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है उसका हमें कितना यूटिलाइजेशन हो पा रहा है, कितनी वो हमें प्रॉपर मिल पा रही है, जो गवर्नमेंट हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा पा रही है। वो आते लगा कि एक्चुअलिटी में मिल पा रही है नहीं मिल पा रही, दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम, बट है ना यूटिलाइजेशन उसका कितनी यूटिलाइजेशन है। NSSO ऑल्सो अंडरटेक्स द फील्ड वर्क ऑफ एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी कि इंडस्ट्री में भी सर्वे कर लेते हैं। हाउ मैनी पर्सनस आर गेटिंग हाउ मच सैलरीज, यानी कि एवरेज सैलरी क्या है, वर्कर्स की सैलरी क्या है, किस टाइप का उनका वर्क प्रोफाइल है, वर्किंग आवर्स क्या हैं। सो इस टाइप से पता लगता है कि कहीं उनका शोषण तो नहीं हो रहा, ठीक है ना। कंडक्ट्स क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे, यानी कि फसलों का सर्वे, क्रॉप का सर्वे, पर्टिकुलर एरिया में किस की फसल ज़्यादा होती है ना। कलेक्ट्स रूरल एंड अर्बन रिटेल प्राइसेस, रूरल और अर्बन में जो आपके रिटेल के प्राइसेस उनको कलेक्ट करना फॉर कंप्लीशन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए। आगे बात करते हैं NSSO इज़ इन्वॉल्व 3 टाइप्स ऑफ सर्वेज। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, यानी कि सोशल इकोनॉमिक सर्वेज हो गया। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ या एग्रीकल्चरल सर्वेज, यानी कि खेती का एग्रीकल्चर का सर्वे भी कराते हैं, एनुअल सर्वे कराते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए, और सोशियो इकोनॉमिक सर्वेज भी कराते हैं। तो 3 टाइप्स के इनके सर्वे हो गए। NSSO ऑर्गेनाइजेशन हैज़ 4 डिवीज़न, इनके 4 डिवीजन्स हैं। सर्वे डिज़ाइन एंड रिसर्च डिवीज़न, सर्वे को डिज़ाइन करने का, रिसर्च करने का डिवीज़न है। फील्ड ऑपरेशन डिवीज़न, डेटा प्रोसेसिंग डिवीज़न, और कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीज़न, यानी कि ये अपने वर्क को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क है स्पेसिफाइड दैट ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म देयर हिज वर्क, वो ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्क को कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से NSSO वर्कर्स क्या करता है। इसकी एक्टिविटीज़ हैं, कैरीज आउट मल्टी सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड सोशियो इकोनॉमिक सर्वेज, मल्टी सब्जेक्ट मतलब सोशियो इकोनॉमिक सर्वेज करते हैं। कंडक्ट सैम्पल चेक ऑन एरिया एनिमेशन एंड क्रॉप एस्टिमेशन, सर्वे एंड स्टैटिस्टिकल एजेंसीज, यानी कि फसलों से रिलेटेड सर्वे करना एरिया वाइज, ठीक है। प्रिपेयर द अर्बन फ्रेम्स यूजफुल इन ड्राइंग अर्बन सैम्पल्स एंड कलेक्ट्स प्राइसेस डेटा फ्रॉम रूरल एंड अर्बन सेक्टर्स, यानी कि रूरल और अर्बन सेक्टर से डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कहाँ पे किस डेटा का कितना प्राइस है और कितना डिफरेंस है और क्यों है और कितनी महंगाई है, इस हिसाब से सारी चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं। सो अब बात करते हैं अब हम आगे क्वेश्चंस की। सम क्वेश्चंस आर कवर्ड इन दिस वीडियो, सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस विद आंसर्स, ओके। सो द क्वेश्चन 1 इज which data is collected by the investigator himself, which data is collected by the investigator himself, यानी कि वो कौन सा डेटा है जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है। आप ज़रा सोच के बताएं। फर्स्ट ऑप्शन प्राइमरी डेटा, सेकंड सेकेंडरी डेटा, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नाइदर, यानी कि इनमें से कोई नहीं और सी का मतलब दोनों। सो नाउ यू हैव टू नीड अंडरस्टूड अबाउट द प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। क्वेश्चन में पूछा है कि वो कौन सा डेटा है जिसको इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करता है हिमसेल्फ, खुद, मतलब वो खुद ही उस काम को करता है। सो मैंने आपको बताया था प्राइमरी डेटा इज़ द collected by the investigator first of all, and after that the data is used by the another person or another ways is secondary data। so इसका राइट आंसर क्या होगा, तो वो खुद कलेक्ट कर रहा है इन्वेस्टिगेटर, क्या होगा इसका राइट आंसर, प्राइमरी डाटा। देख लेते हैं, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है, प्राइमरी डाटा। क्वेश्चन नंबर 2, डाटा कलेक्टेड फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन का ही इसमें यूज़ हो रहा है। डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, नन ऑफ द सेंसस। तो यहाँ सेंसस तो मेरे हिसाब से कोई मायने नहीं रखता इस टॉपिक का यहाँ, तो सेंसस तो एन से आप क्रॉस करते हैं। अब बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी की। जब सेंसस नहीं है तो प्राइमरी सेकेंडरी में देख लेते हैं।
प्राइमरी डेटा क्या होता है? द डाटा इज कलेक्टेड बाय द पर्सन्स फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडरी डेटा क्या होता है? ये डेटा कलेक्ट तो प्राइमरी डेटा में होता है और इसका यूज़ अदर पर्सन करते हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया को कौन पढ़ रहा है? पब्लिक। वहाँ पे अगर कोई डेटा पब्लिश हुआ है तो उसका यूज़ कौन करेगा? पब्लिक। पब्लिक पढ़ रही है, पब्लिक को डेटा मिल रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया से, तो क्या होगा? सेकेंडरी डेटा। शायद आपको ध्यान होगा सेकेंडरी डेटा के एग्जांपल में मैंने आपको न्यूज़पेपर, मैगजीन, वेबसाइट्स, ईमेल और जर्नल्स बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, सेकेंडरी डेटा में आती हैं। यानी कि जो डेटा पब्लिश हो चुका है वो पब्लिश होने के बाद आपको मिल रहा है, जैसे न्यूज़ चैनल्स हो गए, तो वो कैसा डेटा है? सेकेंडरी डेटा। इसका आंसर है बी। थर्ड क्वेश्चन, डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट्स आर। ये भी क्वेश्चन उसी सीरीज का है। डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट्स, यानी कि हमने डेटा कलेक्ट किया रिलीजन का, फ्रॉम का मतलब कहाँ से? सेंसस रिपोर्ट से। यानी कि सेंसस रिपोर्ट से हमने रिलीजन का डेटा कलेक्ट किया है। अभी सेंसस में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाती हैं, एजुकेशन के बारे में, लिटरेसी की मतलब लिटरेसी एजुकेशन के बारे में, मेडिकल के बारे में, हाउसेस के बारे में, लिविंग स्टेटस के बारे में, है ना, अबाउट मेडिकल, अबाउट मेल फीमेल, नंबर ऑफ पर्सन्स। सो ये क्या है? ये सेंसस में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी रिलीजन की, और हमने इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले ली? सेंसस से। तो सेंसस में अगर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी तो वहाँ क्या था? प्राइमरी डेटा। और हमने सेंसस से इन्फॉर्मेशन ली है कलेक्ट होने के बाद में, तो क्या हो गया? सेकेंडरी डेटा। हो सकता है इन्फॉर्मेशन पब्लिश हुई हो, ठीक है। तो अगर हमने सेंसस से इन्फॉर्मेशन ली तो क्या हो गया? सेकेंडरी डेटा। सेंसस से ही मतलब नहीं है, कहीं से भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट हो चुकी है, हमने वो लिए, तो क्या हो गया? सेकेंडरी डेटा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन पॉपुलेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन इज इन्फिनिट। बहुत ध्यान से समझना। व्हेन पॉपुलेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन इज इन्फिनिट मतलब पॉपुलेशन है एक से मतलब पॉपुलेशन का इन्वेस्टिगेशन होना है और वो इन्फिनिट है। पॉपुलेशन कैसी है? इन्फिनिट, यानी कि अनकाउंटेबल। वो पॉपुलेशन जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, और जब हम काउंट नहीं कर सकते तो वो हम सेंसस यूज़ भी नहीं करेंगे, क्योंकि सेंसस में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। मैं आपको बता चुका हूँ, सेंसस में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। तो जब पॉपुलेशन ही इन्फिनिट है, पता ही नहीं है कितनी है, तो सेंसस तो होगा ही नहीं, ये प्रोसीजर तो फेल हो गया। अब कह रहा है सी ऑप्शन, आइदर सैंपल और सेंसस, ये भी कट जाएगा जब सेंसस नहीं होगा। और डी है ना तो सैंपल और ना ही सेंसस। मैंने आपको बताया था सैंपल क्या होता है। सैंपल के लिए मैंने आपको एक इमेज बताई थी कि 500 पीपल्स हैं और हमने उसमें से 5 पीपल ले लिए, या 4 पीपल ले लिए, या 10 पीपल ले लिए, या 10 हाउसेज ले लिए, उन पे क्या किया? इन्वेस्टिगेशन कर लिया, सर्वे कर लिया। तो किसका पार्ट है? सैंपल का पार्ट है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सैंपल। क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन जो हमारे डेफिनेट ही नहीं है, यानी कि अनकाउंटेबल है, तो वहाँ पे तो सेंसस हो ही नहीं सकता। सेंसस में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो क्या हो गया? सेंसस। इसका आंसर क्या हो गया? सैंपल। आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, कुछ याद आ रहा है? आफ्टर एवरी 10 ईयर्स क्या होता है? बताया था ना, 1881 में स्टार्ट हुआ था और लास्ट 2011 में हुआ है, तो क्या है वो? इट्स कॉल्ड सेंसस। तो आपका आंसर क्या होगा? सेंसस। क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। आफ्टर एवरी 10 ईयर्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पॉपुलेशन, एवरी 10 ईयर के बाद पॉपुलेशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कौन कलेक्ट करता है? सेंसस। तो आंसर क्या होगा इसका? सेंसस। आंसर क्या है इसका? ए। आप आंसर भी देखते चलें साथ में। अ गुड क्वेश्चनरी शुड हैव, अब देखिए क्वेश्चनरी का क्वेश्चन आ गया। अ गुड क्वेश्चनरी शुड हैव, मैंने आपको क्वेश्चनरी का फॉर्मेट भी प्रोवाइड कराया है इन वीडियोज़ में, तो आप उन वीडियोज़ को ध्यान से देख लेना। अ क्वेश्चनरी शुड हैव, गुड क्वेश्चनरी, मिनिमम क्वेश्चन, कंसाइज, क्लियर, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों इसकी क्वालिटी हैं। क्वेश्चन कम होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? तीनों ही ऑप्शन राइट हैं, ऑल 3 ऑप्शंस आर राइट, देन करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन
मेथड सफ़र्स फ्रॉम पर्सनल बायस, excessive expenses, time consuming. So first of all you have to need understood what is the direct personal investigation. ये आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होता क्या है. तो इन दिस प्रोसेस अ पर्सन meet with the informants personally, means physically, and take the information या getting information या collect the information about the survey. यानी कि इसमें एक पर्सन जो सर्वेयर है इन्फॉर्मेंट्स के पास जाता है जिससे हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है, और उसके पास जाने के बाद वहाँ उनसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. तो आप ध्यान से समझना, वो अगर कोई पर्सन किसी के पास जा रहा है तो एक ऐसा हो गया टाइम कंज्यूमिंग हो गया. जब पर्सन टू पर्सन काम हो रहा है, एम्प्लॉयज़ इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग हो गया, तो एक्सपेंसिव भी हो गया, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयज़ इंगेज्ड हैं, टाइम लग रहा है एक एक आदमी के पास जाने में, टाइम कंज्यूमिंग हो गया और एक्सपेंसिव हो गया, यानी कि मोर मनी आर रिक्वायर्ड. ये वर्ड बाई वर्ड मैंने तब भी यूज़ किए थे वीडियो में, मोर मनी रिक्वायर्ड. और अगर पर्सन टू पर्सन जा रहा है तो हो सकता है वहाँ पे कोई वो फ्रॉड भी कर दे, पार्शलिटी कर दे, तो इसमें पर्सनल बायस हो सकता है. सो फर्स्ट ऑप्शन है पर्सनल बायस, ये भी राइट है. एक्सेसिव एक्सपेंसेस, ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ इसमें इन्वॉल्वमेंट है, फिजिकली पर्सन टू पर्सन जा रहे हैं, होम टू होम जा रहे हैं या इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जा रहे हैं. सो एक्सपेंसिव है और टाइम कंज्यूमिंग है ऑब्वियसली. सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव. ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 8. द क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा. खुद का पॉइंट खुद से आंसर देना आप लोग, खुद से दिमाग लगाना. जो सबसे तेज़ तरीका है, सो सबसे क्विकेस्ट मेथड है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का, वो क्या है? तो फर्स्ट आंसर है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. क्या डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन सबसे क्विकेस्ट मेथड है? ये तो अभी हमने पढ़ा है. इसमें तो ये तो टाइम कंज्यूमिंग है. कैसा ये टाइम कंज्यूमिंग है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर्सन टू पर्सन विजिट होती है, तो क्विकेस्ट मेथड नहीं हो सकता. इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ये भी टाइम कंज्यूमिंग है. यहाँ हम तो थर्ड पर्सन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो इसमें तो टाइम और ज़्यादा लगता है. टेलीफोन इंटरव्यू, ये हो सकता है. डी देखते हैं. मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड, ये भी टाइम कंज्यूमिंग है. आप किसी के पास क्वेश्चनरी मेल करोगे, देन वो उसके आंसर लिख के आपको रीसेंड करेगा. सो सेंड करने में और रीसेंड करने में टाइम लगेगा. तो सबसे आपका क्विकेस्ट मेथड क्या हो गया? टेलीफोनिक इंटरव्यू. टेलीफोन इंटरव्यू, आप एक कॉल करेंगे, एक कॉल पे आपको आपके आंसर्स मिल जाए. तो इसका आंसर देख लेते क्या है. इसका आंसर है सी. हमारा आंसर राइट है, टेलीफोन इंटरव्यू. सो स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे इस वीडियो में, और आई होप ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा. सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसके वीडियोज़ आपको रेगुलरली मिलते रहें. और अगर आपके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्वेरीज हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं. सो इस वीडियो की हेल्प से आप अपने इन 2 टॉपिक्स के नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा. अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ में, विद अ न्यू चैप्टर. ओके, सो ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय तब तक के लिए.